नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड के अनुसार आज हम लोग देवेंद्र जी के जो केस हो रखा है उसके ऊपर कानूनी पहलू के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील और बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जाने माने वकील विष्णु जी डेलू, जो कि हमारे ही समाज से ताल्लुक रखते हैं। आज हमारी जो बात है वो इस पूरे केस के छोटे छोटे जो कानूनी पहलू है उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विष्णु जी, आपका हमारे शो जानोगे तभी तो मानोगे में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संदीप जी। तो विष्णु जी, आपने जो ये केस हो रखा है हमारे समाज के बहुत सारे तबके जो है इसके ऊपर हर बार चर्चा कर भी रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संदीप जी, इस मामले में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मामला अभी जांच का विषय है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद मामला जो है वह माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहेगा। तो माननीय न्यायालय जो है वह इस मामले पर निर्णय देंगे और वही निर्णय जो है वो सभी पक्षों पर लागू होगा और उसको हमें मानना चाहिए। तो सबसे पहले आप विष्णु जी ये बताइए कि ये जो केस है किन किन के खिलाफ हुआ है? जी संदीप जी, जो एफआईआर है मौजूदा, यह एफआईआर केवल जो हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र गुड़िया जी, उनके खिलाफ ही दर्ज की गई है। इसमें अन्य किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया है। तो विष्णु जी ये बताइए इस केस के अंदर कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? जी संदीप जी, जो एफआईआर है वो मुख्य रूप से 4 धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें पहली धारा है धारा 342, उसके बाद दूसरी धारा है धारा 354 डी, तीसरी धारा है धारा 376 पार्ट 2 का सब क्लॉज एन और चौथी धारा है 506। ये चारों धाराएं आईपीसी की धाराएं हैं। तो विष्णु जी आप ये बात बताइए, ये जो एफआईआर है ये समय से हुई है या इस एफआईआर में देरी की गई है? इसके ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए संदीप जी, इसके बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि यह जांच का विषय है। देरी से हुई है या समय पर हुई है, यह तो पुलिस ने देखना है। अपनी जांच के दौरान वो क्या पाते हैं, उसके बाद यह मामला न्यायालय देखेगा जी। तो विष्णु जी आप हमें ये बताइए भी ये जो मामला है ये आईपीसी के तहत दर्ज हुआ है या बीएनएस के तहत दर्ज हुआ है? जी, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है यह आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज हुई है। बीएनएस की धाराएं इसमें नहीं लगाई गई हैं। जी विष्णु, अब आप हमें ये बात बताइए भी इन धाराओं में कितने कितनी सजा का प्रावधान है? जी संदीप जी, जो ये धाराएं हैं, इन धाराओं में यदि हम बात करें धारा 342 की, उसमें 1 वर्ष तक का कारावास है, जो कठोर या साधारण और जुर्माना या दोनों ही लागू कर सकती है कोर्ट। कठोर कारावास होगा या साधारण कारावास होगा, यह माननीय न्यायालय निर्णित करेगा। उसके बाद जो दूसरी धारा है वह धारा 354 डी है, जिसके बारे में माननीय न्यायालय निर्णय करेगा कि वह जो उसमें सजा है वह 3 साल तक की है और उसमें कठोर कारावास या साधारण कारावास और जुर्माना, ये भी निर्णय माननीय न्यायालय को करना है। इसके बाद तीसरी जो धारा है धारा 376 भाग 2 का उपभाग जो एन है, उसके तहत जो है न्यूनतम सजा उसमें 10 वर्ष की है, जो कि साधारण या कठोर कारावास की हो सकती है, और अधिकतम सजा जो है उसमें वह आजीवन कारावास की है, जो कि अपराधी को अपनी मृत्यु पर्यंत जो है जेल में रहना पड़ेगा। और इसमें भी जुर्माना और ये दोनों धाराएं, दोनों जो कारावास हैं वह इकट्ठा हो सकता है या अलग अलग भी कोर्ट करना चाहे तो कर सकती है। और जो चौथी धारा है 506, उसमें जो मुख्य रूप से जो बात है वह ये है कि धमकी जो दी गई है वो धमकी यदि मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से की धमकी दे करके या घोर उपहति कारित करने की धमकी दे करके यदि कोई अपराध करने के लिए या उसे कुछ करने से या करने के लिए कहा गया है, तो उस मामले में 7 वर्ष तक की जो है
सजा का प्रावधान है, जो कि कठोर कारावास भी हो सकती है और साधारण कारावास भी हो सकती है, या जुर्माना भी लगा सकती है, या दोनों से भी उसे दंडित किया जा सकता है। जी, अब आप ये बताइए, लड़की के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध है? देखिए, इसमें लड़की के पास जो विकल्प हैं वो, यदि वह जांच में पुलिस को पूरा सहयोग करके और अपने जो आरोप उसने लगाए हैं और जो भी उसने बातें एफआईआर में कही हैं, उन से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं या साक्षी जो हैं, गवाह, उनको वह प्रस्तुत करे। पुलिस को जो है जांच में पूरी तरीके से शामिल होकर के उन्हें जहाँ जहाँ पर अपराध कारित किया गया है, वह सारी की सारी जो मौका वारदात है वह बताए, और समय का है जो वह सारी चीज़ बताए। उसके अतिरिक्त उसके पास में, स्वयं के पास में जो भी कोई साक्ष्य उपलब्ध हो, कोई व्हाट्सएप की चैटिंग है, कोई व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्डिंग है, या कोई अन्य कॉल रिकॉर्डिंग, या कोई वीडियोग्राफी, या कोई जहां उसने कोई, वह साधारण तौर पर उस दौरान में रही है, वो जो भी साक्ष्य उसके पास में उपलब्ध हैं, या जो जो वह साक्ष्य दे सकती है, वह सारे साक्ष्य जो है वो पुलिस को जांच के दौरान में उपलब्ध करवाए। जैसे अब देवेंद्र जी के पास भी क्या क्या उपचार उपलब्ध है जी? देखिए, देवेंद्र जी के पास जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें मुख्य रूप से तो जब यह पुलिस अपनी जांच पूरी करके और अंतिम रिपोर्ट जो है वो माननीय न्यायालय में दाखिल करेगी, उसके बाद जब मामला गवाही पर जाएगा, उस समय जो भी गवाह इस मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष गवाही देने के लिए प्रस्तुत होंगे, उनसे जिरह करने का अधिकार जो है देवेंद्र जी गुड़िया को मिलेगा। और उस जिरह के दौरान प्रश्नोत्तर करते समय वो अपने हक में उन गवाहों से क्या ऐसे तथ्य बुलवा सकते हैं या माननीय न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं जो उन्हें इस मामले में बेगुनाह साबित करते हों, वही जो है वो उनके लिए उनका पक्ष होगा। जमानत याचिका का निर्णय है वो किस आधार पर किया गया है या किन आधारों पर किया गया है? जी, जो जमानत याचिका है वह माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी है, और उसके पीछे जो मुख्य वजह रही है कि यह अपराध, देखिए, जो है महिला विरुद्ध अपराध को एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। बहुत ही संज्ञेय किस्म का अपराध है जो कि एक महिला के विरुद्ध ना होकर के पूरे समाज के विरुद्ध होता है। इसलिए इसमें प्रथम दृष्टया जो न्यायालय ने इस मामले को संगीन मानते हुए इसमें देवेंद्र बुड़िया जी को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यदि देवेंद्र जी को सजा हो जाती है तो उनके पास क्या क्या विकल्प शेष रह जाते हैं? जी, यदि सजा होती है तो देवेंद्र बुड़िया जी के पास में विकल्प यही रहेंगे कि वे इस मामले को जो माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है उसके समक्ष इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करें, और उसके बाद वे इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकते हैं, और इसमें अपने जो पक्ष हैं उन पक्षों को रख करके और इसमें अपना जो है आगे कार्रवाई कर सकते हैं। और यदि देवेंद्र जी बरी हो जाते हैं तो लड़की के पास क्या क्या विकल्प रह जाते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो पीड़िता है उसके पास विकल्प ये हैं कि वह, यदि देवेंद्र जी को इस मामले में राहत मिलती है तो वह उस निर्णय के विरुद्ध जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकती है, और आगे भी इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जा सकती है। अगर लड़की के इसमें जो झूठ पाई जाती है तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल। ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता है आईपीसी, उसमें दिए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति झूठा साक्ष्य पेश करके किसी को कोई ऐसे मामले में फंसाता है जिसमें उसे कारावास हो सकता है, तो उस मामले में उस व्यक्ति के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके अतिरिक्त देवेंद्र बुड़िया जी इसमें उस लड़की के खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, जिसमें उसे सजा भी हो सकती है और उससे बतौर जुर्माना हर्जाना भी वसूल किया जा सकता है। अब जैसे जमानत याचिका जो रद्द हो चुकी है तो उसके बाद अब बुड़िया जी के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं?
जो वर्तमान जो जमानत याचिका जो खारिज हुई है, उसके बाद देवेंद्र जी के पास में देखिए दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो है कि वो माननीय उच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध जो है पिटीशन फाइल करें और माननीय उच्च न्यायालय से इसमें कोई अपने हक में निर्णय जो है वह प्राप्त करें। और दूसरा है कि वह पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दें और जांच में सहयोग करते हुए इसमें पुलिस की जांच को पूरा होने के बाद में जब अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी पुलिस के द्वारा, उसके बाद जब मामला गवाही पर आएगा उस समय वे दोबारा से जो है वो अपनी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इससे आगे से इसी कड़ी से जुड़ा हुआ सवाल हो रहा है हमारा, जैसे हाई कोर्ट से जमानत मिलने की कितनी संभावना है या है नहीं? देखिए, इसमें जो निर्णय है वह माननीय उच्च न्यायालय के जो पीठासीन जो न्यायमूर्ति हैं वही बेहतर निर्णय लेंगे। उनके समक्ष जिस प्रकार से पिटीशन दाखिल की जाएगी, जो तथ्य उनके समक्ष बहस के दौरान रखे जाएंगे, उनके आधार पर निर्णय लेंगे वह। तो इसमें अभी कुछ भी कहना जो है वो समयोचित और न्यायोचित नहीं होगा। उसके बाद देवेंद्र जी के पास दो विकल्प हैं कि वह इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल करें या पुलिस को जो है सरेंडर करके और इस मामले में उनका सहयोग करते हुए आगे की कार्रवाई करवाएं। अभी देखिए जांच जो है अभी चल रही है। इसमें जो है पुलिस के पास में 90 दिन का समय होता है। 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस को जो है ये जांच पूरी करके और अपनी रिपोर्ट जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। जो जांच अभी चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी, जिसके बाद में माननीय न्यायालय जो चार्जशीट तैयार करेंगे और गुड़िया जी के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद में आगे इसमें जो है गवाहियां होंगी। जो प्रोसिक्यूशन है वह अपने गवाहों को प्रस्तुत करेगा, जिनकी जो है जांच माननीय न्यायालय के समक्ष होगी। उसके बाद में बचाव पक्ष को भी अपने पक्ष में गवाही देने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाएगा। उसके बाद में बहस होगी और जिसके बाद में इस मामले में अंतिम निर्णय कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई, वो जांच, पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है या इसमें, इसके ऊपर पूरे प्रकरण पे थोड़ा सा ओवरऑल प्रकाश डालिए। जी, इसमें यदि बूढ़िया जी माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में माननीय न्यायालय जो है वह उस समय जो यदि वे अपनी जमानत याचिका दाखिल करते हैं तो उस पर निर्णय करते हुए उन्हें जमानत दे भी सकती है और इनकार भी कर सकती है। इनकार करने की सूरत में उन्हें जो है पुलिस रिमांड पर भी भेजा जाएगा और यदि पुलिस रिमांड मांगती है तो, अन्यथा उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी जो है सुचारू रूप से जो है सुनवाई इस मामले की हो जाएगी। क्या समय कोई निर्धारित है भी जमानत कब तक मिल सकती है? देखिए, जब तक किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता तब तक हम इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते कि जो यह जांच जो पुलिस कर रही है या जो माननीय न्यायालय के समय जब यह मामला विचाराधीन होगा उस समय यदि कोई ऐसा साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, उसके बाद ही इसके बारे में कोई कुछ कह पाना संभव होगा। तो दोस्तों, ये आज हमारे जो बातचीत हुई है इसके लिए विष्णु जी का मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक मैं बात आप सभी लोगों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा, विष्णु जी जो हैं ये फतेहाबाद के अंदर एक मुहिम भी चला रहे हैं। वो मुहिम ऐसा है, अगर फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट के कोई भी शिकारी अगर शिकार करते हैं तो उनके जो केस वगैरह है उनके लिए विष्णु जी पूरी हेल्प करते हैं। तो उसके बारे में विष्णु जी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा, आप किस तरह के जो आप उनके प्रयास करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी 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 संदीप जी, इसमें देखिए ऐसा है कि फतेहाबाद के जो हमारा इलाका है यह बिश्नोई बहुल इलाका है। यहाँ बिश्नोइयों के काफी गांव हैं और शिकार की घटनाएं भी यहाँ होती रहती है। तो उस मामले में मेरा ये मानना है कि मैं जो गुरु महाराज जाम्बोजी के जो 29 नियम हैं और जो उनकी शब्दवाणी में उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका पालन
पालन करते हुए जीव दया पालनी का जो सिद्धांत है उसको मानते हुए मैं यही मेरा प्रण है कि जो भी इस प्रकार का मामला आता है उसमें मैं बिना कोई फीस लिए जो पक्ष हैं उनकी सहायता करता हूं, और जो शिकार करने वाले शिकारी हैं या इस प्रकार के कोई आरोपी आते तो उनके विरुद्ध कोई मामला आता है तो उनके विरुद्ध जो हमारे बिश्नोई भाई यदि कोई FIR या कोई मामला दर्ज करवाते तो उनकी बिना किसी फीस के जो है सहायता मैं करता हूं, और उन्हें पूरा जो है न्याय दिलवाने की मेरी कोशिश रहती है। तो विष्णु जी, आपका यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं इस विषय पर अपने जो है विचार आम जनता के सामने रख सकूं, और उनके जो मन में शंकाएं हैं और जो इस मामले में उनके जो न्यायिक जो पक्ष क्या कहता है उसको जानकारी दे करके उन्हें और जागरूक कर सकूं। धन्यवाद संदीप जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत विष्णु जी के साथ, और इन्होंने कानूनी पहलू पर बड़ी गौर से हम लोगों ने इनको समझाया। आप सभी की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।